गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये क्लास 5 है। आज हम लोग हिंदी सेकंड यानी कि हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण में पिछले दिन हम चैप्टर 12 यानी कि पाठ 12 पढ़ रहे थे। पाठ का नाम है अविकारी शब्द या अव्यय। जैसा कि आपको पता होगा बच्चों, इस चैप्टर को हमने चैप्टर के कुछ भागों को हमने पढ़ लिया था और कुछ भाग पढ़ना बाकी रह गया था। तो चलिए बच्चों, आज हम उसी को पढ़ के इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आगे जो बातें दी गई हैं उसे पढ़ते हैं और साथ ही समझने का भी प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे बच्चे, ये आपका चैप्टर नंबर 12 पाठ 12 है। पाठ का नाम है अविकारी शब्द या अव्यय। अविकारी शब्द और अव्यय में हमने सबसे पहले तो अविकारी शब्द कहते किसे हैं उसके बारे में जाना। उसके बाद अविकारी शब्दों के प्रकार के बारे में जाना कि अविकारी शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि इसके 4 प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय। उसके बाद हमने क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। उसके बाद हमने क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और उसके बाद क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में जाना कि क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। इसे भी बारी बारी से हमने आपको बता दिया था कि कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और भीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो इतना सब पढ़ने के बाद पिछले दिन हमने आपको संबंध बोधक यानी कि प्रीपोजिशन बताया था। संबंध बोधक में हमने आपको बता दिया था कि जब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य किसी अन्य शब्दों के साथ प्रकट करे उसे हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं। तो संबंध बोधक में हम आपको संबंध बोधक के भेदों के बारे में बता रहे थे कि संबंध बोधक के अर्थ के अनुसार बहुत सारे भेद होते हैं, जिनमें से हमने बताया था सबसे पहला है हमारा कालवाचक यानी कि जो समय का बोध कराता हो, जो समय का बोध करे, के पश्चात, के उपरांत, के पूर्व, के बाद, के आगे, के पीछे, ये सारे क्या है, कालवाचक यानी समय का बोध कराने वाले संबंध बोधक अव्यय हैं। उसके बाद स्थानवाचक यानी कि स्थान, जगह का बोध कराने वाले, जैसे कि के आगे, के पीछे, के नीचे, के ऊपर, ये सब क्या है, स्थान का बोध कराने वाले तो स्थानवाचक कहलाएंगे। ऐसे ही दिशावाचक क्या कहलाएंगे, इधर उधर, की ओर, के पार, की तरफ, ये सब क्या कहलाएंगे, दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय। ठीक है। और आगे फिर है अगला है हमारा उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक यानी कि किसी उद्देश्य को बताने के लिए जब किया जाए, जैसे के लिए, के हेतु, के खातिर, के निमित्त, ये सब क्या हो गया, उद्देश्यवाचक। उसके बाद हमारा है विरोधवाचक यानी कि किसी के खिलाफ, किसी के विरोध में, तो के खिलाफ, के विरुद्ध, के विपरीत, के प्रतिकूल। ऐसे ही कारणवाचक, किसी कारण के लिए, तो के लिए, के कारण, के मारे। अगला है साधनवाचक यानी कि सहारे के लिए, के सहारे, के जरिए, के द्वारा, ये सब हो गया हमारा साधनवाचक। अगला है हमारा सहचर बोधक। सहचर बोधक यानी के साथ, के सहारे, के संग। और लास्ट है हमारा समानता सूचक, के समान, की तरह, के तुल्य, के बराबर, के यानी कि समानता को जो दिखाता हो। तो ये हो गए हमारे संबंध बोधक अव्यय। यानी इनका काम क्या है, इन सारों का काम है संबंध दिखाना। किसका संबंध, तो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी अन्य शब्दों के साथ ये सब दिखाते हैं, इसलिए इन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और ये सब संबंध बोधक अव्यय के प्रकार थे। देखिए, कुछ संबंध बोधक अव्यय के प्रयोग भी बताए गए हैं। जैसे हमने इतने सारे संबंध बोधक अव्यय को पढ़ा तो उसके प्रयोग को भी दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ दिया गया है, मदन के दादाजी बीमार हैं। मदन के दादाजी, तो के मदन के दादाजी के साथ क्या है, संबंध है, तो इसलिए डर के मारे उसकी चीख निकल गई। तो के मारे किस चीज को दिखाता है, हमने अभी पढ़ा था कि के मारे कारण को दिखाता है। तो कारण क्या था, डर था, और उसी के मारे उसकी चीख निकल गई, तो ये क्या दिखा रहा है, कारण को दिखा रहा है। ऐसे ही क्या दिया गया है, दोनों लड़के आमने सामने खड़े हो गए। तो आमने सामने क्या दिखाता है, स्थान को दिखाता है, स्थान सूचक होगा आमने सामने। तो स्थान को, ऐसे हमारे घर के आगे स्थान का सूचक है। विद्यालय के चारों ओर स्थान सूचक है, के चारों ओर।
ऐसे ये सब संबंध बोधक के कुछ प्रयोग दिए गए हैं जो आपको बताया गया है। अब देखिए, अब अगला टॉपिक क्या, अगला क्या दिया गया है, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर। अभी तक हमने अव्यय के दो भागों के बारे में पढ़ा है, दो भेद को पढ़ा है। कौन कौन सा? क्रिया विशेषण और संबंध बोधक। अब देखिए दोनों भेदों में क्या अंतर है, इसे दिखाने का कार्य किया जा रहा है। आखिर क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर क्या है? तो देखिए दिया गया है क्रिया विशेषण। सबसे पहले यहाँ समझिए क्या दिया गया है। यद्यपि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय एक जैसे लगते हैं, परंतु इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। क्या है? क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, और जबकि संबंध बोधक अव्यय संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताते हैं। देखिए दोनों में क्या अंतर है। क्रिया विशेषण के बारे में हमने पहले पढ़ा था। तो क्रिया विशेषण में हमने क्या जाना था कि क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी क्रिया की विशेषता को बताते हैं या किसी क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं। लेकिन संबंध बोधक अव्यय में हमने क्या जाना कि यह संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताते हैं, तो उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो देखिए जैसे कि उदाहरण से जरा आप समझने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा समझेंगे। देखिए क्या दिया गया है, क्रिया विशेषण वह पहले आई। आना क्या है? क्रिया, और उसकी विशेषता क्या थी कि पहले आ गई। लेकिन यहाँ देखिए राम किशन से पहले आई। रमा किशन से पहले आई। यहाँ देखिए यहाँ पे भी पहले है, लेकिन यहाँ पे ये क्रिया विशेषण नहीं है, यहाँ ये क्या है? संबंध बोधक। यहाँ स्थान का काल का यानी कालवाचक है, क्योंकि यह समय को बता रहा है कि रमा जो है, रमा का आने का समय क्या था? किशन से पहले था। तो रमा किशन से पहले आई। तो यहाँ क्या दिखा रहा है? संबंध बोधक अव्यय को दिखा रहा है पहले, और यहाँ पहले क्रिया विशेषण को दिखा रहा है। ऐसे ही देखिए सामने देखकर चलो। सामने देखकर चलो यानी कि चलना जो क्रिया है उसकी विशेषता क्या है कि सामने देखकर चलो। लेकिन घर के सामने पेड़ है, तो यहाँ सामने क्या है? संबंध बोधक संबंध को दिखा रहा है। ऐसे ही ऊपर बैठो, पलंग के ऊपर बैठो। अब देखिए